समाचार और मैं पढ़ रहा था द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन के चैप्टर नंबर 4 एंड 5। तो इसमें कुछ की इंसिडेंट्स थे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थी, स्ट्रॉन्ग लाइंस थी जो मेरे को लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो जॉन पर्किंस जो ऑथर हैं वो वियतनाम वॉर को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पीस कॉर्प्स को ज्वाइन किया। तो पीस कॉर्प्स एक यूनिट थी गवर्नमेंट की जो कि जो सिटीजन्स थे उनको 2 साल के लिए दूसरे देश में भेजती थी, यूएस के। और वो क्या करते थे कि एक काइंड ऑफ ब्रिज बनाते थे जो अमेरिकन कल्चर था और जो उस देश के जो कल्चर है या उस देश के जो लोग हैं वहाँ के जो लाइफस्टाइल है, एजुकेशन, हेल्थ, आपका एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, यूथ डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए एक पीस कॉर्प्स नाम का यूनिट बनाया गया था यूएस के द्वारा। और वो जाता था दूसरे देशों में और वहाँ के लोगों के बीच में कल्चर को एक्सचेंज करता था। ठीक है। तो जो जॉन पर्किंस थे वो एज अ पीस कॉर्प्स उन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है। होता क्या है कि 1968 में उन्होंने इक्वाडोर में एंट्री ली और वहाँ की जो कंडीशंस थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी देख के वो हैरान परेशान रह गए, क्योंकि जो उस बंदे की अपनी लाइफ थी, उसने बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई करी थी और उसकी जो फैमिली थी कोई बहुत ज़्यादा रिच भी या फिर एलीट भी नहीं थी, बट स्टिल मतलब मम्मी और पापा उसके दोनों टीचर्स थे। और बोर्डिंग स्कूल में काफ़ी रिच फैमिलीज़ के जो अ, बच्चे होते हैं उन लोगों के साथ उसकी परवरिश हुई थी। तो उसके अंदर एक ना अमेरिकन वाइट गाय वाला जो था एक आइडेंटिटी थी कि भाई हम तो सबसे टॉप पर हैं पूरी दुनिया में। तो वो जब इक्वाडोर जाता, जब वहाँ के लोगों को देखता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी होटल्स और बड़े लोगों के बीच उसका रहना सहना था, क्योंकि वो गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड थी चीज़ें। और जब वो देखता था कि भाई झुग्गियों में लोग रह रहे हैं, लोग कुत्तों के आसपास रह रहे हैं, कहीं पर लाश पड़ी हुई है खुले में, कोई उसे देखने वाला नहीं है, तो कहीं पे कचड़ा पड़ा हुआ है और कचड़े के बगल में ही आदमी नहा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें देखता था और फिर वो देखता था कि किसी को लेप्रोसी हुआ हुआ है, किसी को इस तरह की बीमारी है जिसमें उसका मांस का टुकड़ा जो है वो निकल कर गिर रहा है, बच्चे जो हैं, बच्चों के जो पेट है वो फूले हुए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें था वो परकिंस देख रहा था वहाँ पर। फिर उसको कभी कभी गिल्ट होता था जब वो अपना कंपैरिजन करता था और फिर जिस तरह के लोगों से वो डील करता था उनको देखता था, तो उसको कहीं ना कहीं अंदर अंदर लगता था कि भाई ये जो भी मैं कर रहा हूँ, ये जिस भी तरह की जो चीज़ें मतलब होती हैं दुनिया में, ये चीज़ें गलत हैं और ये नहीं होनी चाहिए। उसकी मतलब अंदर सिंपैथी थी थोड़ी बहुत उसकी इन चीज़ों के लिए। और एक बार तो क्या हुआ कि एक किसी मांगने वाले ने उसकी गाड़ी के अंदर हाथ बढ़ाया कुछ मांगने के लिए, तो उसने देखा कि जो उसकी स्किन है, उसका जो कुछ लोथड़े हैं वो मतलब लटक रहे थे। ठीक है। तो इस तरह की बीमारियां थी वहाँ पर। जब ये सब चीज़ें वो देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा महसूस करता है। उसे मतलब हेट हो जाता है कि मैं किस तरह की जॉब करता हूँ, या फिर जो अमीर हैं वो कैसे टाइप के लोग हैं। तो उसको इस चीज़ों का थोड़ा सा रहता है। फिर अ, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे वो यही थे कि पर्किंस कहते हैं कि आई रियलाइज दैट ग्रोइंग अप वाइट अमेरिकन मेल had given me a false sense of entitlement। और एक और चीज़ है कि वो जो पॉवर्टी का जो फर्स्ट हैंड एक्सपोजर देखता है उससे उसका माइंड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो एक और इंसिडेंट है इस बुक में, चैप्टर में, कि एक कंसल्टेंट होता है टेक्सिको का। टेक्सिको वही वाली कंपनी जिन्होंने इक्वाडोर में जाके 1920-1930 के आसपास उन्होंने अपना जो रिफाइनरीज वगैरह थी सेटअप करनी शुरू कर दी थी वहाँ के नेचुरल गैस के रिसोर्सेज पे। तो वो देखता है कि जो कंसल्टेंट होता है उसकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वो किसी फाइव स्टार होटल के टॉप पे बुलाता है पर्किंस को, वहाँ पे उससे बातचीत करता है और कॉरपोरेट जेट्स में उसका आना जाना होता है, लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है वो महंगी से महंगी दारू पीता है। और जिस तरह का वो लाइफस्टाइल जीता है वो मतलब
उसको समझ में आ गया था कि ये बंदा कोई छोटा-मोटा आदमी नहीं है, ठीक है? और वो बंदा उसे बताता है कि ये जो एक्वाडोर है इसके नीचे सी ऑफ ऑयल है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ऑयल है, ठीक है? जिसके चक्कर में वो आया हुआ है यहाँ पर। और इस अ, इस चक्कर में क्या होगा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो ह्यूज लोन्स अप्रूव करेगा। तो पर्किंस को वो बताता है, सेस्मोलॉजिस्ट तो जो होता है टेक्सिको का, वो बताता है कि ये जो कॉरपोरेशंस है ना बड़ी-बड़ी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो यूएस की बिलियन डॉलर कॉरपोरेशंस है, वो यहाँ आएँगी तो बहुत पैसा कमाएँगी। वो डायरेक्टली मिलिट्री, प्रेसिडेंट और कोर्ट्स के द्वारा कंट्रोल होता था। तो इस तरह से वो जो भी पावर एलीट्स हैं या जो भी अ, बड़े लोग हैं यूएस के, उनको फ़ायदा पहुँचता है इससे, ठीक है? वो ये कहता है, उसकी 4-5 लाइनें मैंने कोट करी हैं यहाँ पर। वो कहता है कि वी ओन दिस कंट्री, ठीक है? एक्वाडोर के लिए। वी कंट्रोल द मिलिट्री, वी बाय देयर इक्विपमेंट, पे देयर सैलरीज़। मतलब कि जो मिलिट्री के जो पर्सनल्स हैं, ठीक है? जो बड़े अफ़सर्स हैं और उनको ब्राइब्स वग़ैरह वो देते हैं, उनको अपने पेरोल पे रखते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जो भी उनकी डील्स होती है उसमें उनका फ़ायदा हो, उसमें उनके लोग हों, उसमें उनका प्रॉफ़िट बने इन चीज़ों के लिए। और इक्विपमेंट जो है वो लोग अ, जो है वो खरीदते हैं सस्ते में, ठीक है, इनसे। और जो भी इनकी सैलरीज़ हैं वो खुद से प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है, कंट्रोल बन जाता है इस तरह के लोगों का, इस तरह के लोगों के ऊपर इनका, ठीक है, बेसिकली ये टेक्साको वालों का, ठीक। जो यूएसएड है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, सीआईए है, जो इंटेलिजेंस है यूएस की, वो भी इनके लिए ही काम करती हैं, जो टेक्साको के लिए, ठीक है, इक्वाडोर में। तो जो गवर्नमेंट का साथ नहीं देता यहाँ पर, ठीक है, वो उसी का कहना है, उसी सिस्मोलॉजिस्ट का, कि वो सिस्टम समझा रहा होता है कि यहाँ पर चलता क्या है, मतलब। तो वो बताता है कि जो भी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करता है, या जो गवर्नमेंट्स कोऑपरेट नहीं करती हैं इन लोगों के हिसाब से, सीआईए के हिसाब से, या फिर जो टेक्सिको के हिसाब से, जो यूएस की जो यूनिट वहाँ बैठती थी, उसे कंट्रोल करती थी, उसके हिसाब से जो नहीं चलता, उसको वहाँ पर ओवरथ्रो कर दिया जाता है, ठीक। तो एक स्टोरी है इसमें ब्रिक मेकर्स की, ठीक है। तो ये इससे मतलब समझ में आएगा आपको कि जो पावरफुल लोग हैं, अगर उनके अगेंस्ट आप बोलते हो तो वहाँ पर क्या होता था उस टाइम पर। अमेज़न के बाद ना उसका जॉन पर्किंस का ट्रांसफ़र होता है एंडीज़ माउंटेन्स में, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है कि एक रिकोस फैमिली करके एक फैमिली होती है, ठीक है। ये क्योंकि स्पेनिश कॉलोनीज़ में से निकला था आपका एक्वाडोर, तो इसमें जैसे रिको फैमिली थी, वो वहाँ पे कंट्रोल करती थी मोस्ट ऑफ द जो भी गवर्नमेंट होती थी उधर की, ठीक है। या फिर जो भी बड़े धंधे होते थे, गलत काम, सही काम, हर तरह के काम। तो हुआ क्या कि इन ब्रिक मेकर्स को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। ये ब्रिक मेकर से सामान लेते थे सस्ते से सस्ता, ब्रिक्स वगैरह जो होती थी वो बनाते थे और उसको 10 गुना प्राइस में बेचते थे। जिस प्राइस पे वो ब्रिक मेकर से लेते थे उससे 10 गुना प्राइस में बेचते थे बाहर, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक कंपनी थी, उसको वो बेचा करते थे। अब हुआ क्या कि इससे बड़े जो ब्रिक मेकर्स थे डिससेटिस्फाइड थे कि भाई हमसे लेते हैं और 10 गुना में बेचते हैं और हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, हमें मिलता है पेनीज, और ये लोग लेते हैं मज़े हमारे ब्रिक से, ठीक है। और इनसे कोई कुछ बोले तो फिर ये मतलब ये दिखाने में नहीं चूकते कि भाई हम कुछ पावरफुल चीज़। तो एक इंसिडेंट होता है कि एक बंदे ने इतनी इनकी कंप्लेंट करी होती है जाके कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं नाराज़ हूँ, या फिर हमारे हमको जो है प्रॉफिट नहीं मिलता। तो थोड़े दिनों बाद उस बंदे को ट्रक द्वारा मार दिया जाता है, ट्रक चढ़ा के। तो ये एक दिल दहला देने वाली इंसिडेंट मेंशन थी इसमें। तो समझ में आता है परकिंस को कि भाई जो कहानी है वो बहुत अलग है, जो मैं सोच कर आया था यहाँ पर, वो यहाँ पर ऐसा है नहीं, ठीक है। वो खैर कहानी, वो कैसे एक इकोनॉमिक हिटमैन बना, वो पहले क्या था, उसकी बचपन में क्या चीज़ें रहीं, कैसी रहीं, वो सब हम मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो भी थोड़ी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो पर्किंस होता है वो थोड़ा सा अ, बुरा फील करता है इन लोगों के लिए, ब्रिक मेकर्स के लिए। और ब्रिक मेकर्स जो हैं वो लोग काफ़ी इससे भी कंप्लेंट करते थे, क्योंकि ये जो था वो ब्रिक मेकर्स से काफ़ी डीलिंग्स करता था, ठीक है। इसका जो काम था बेसिकली ब्रिक मेकर्स के आसपास का ही था।
तो हुआ क्या कि इसने भी उन्हें समझाने की कोशिश करी कि भाई देखो, अगर आप लोगों को लगता है कि एक्सप्लॉइटेशन हो रही है तो तुम लोगों को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि एक संगठन बना लिया आपस में। ये लोग किसी और को नहीं देते थे, रिको विको के अगेंस्ट खड़े हो गए। और इन लोगों ने उस कंपनी को जिसको रिको बेचती थी इनसे लेके 10 गुना दाम में, उससे डायरेक्टली उन्होंने डील करनी शुरू कर दी। जब इन्होंने डायरेक्टली उनको रीच किया तो वो भी तैयार हो गए। ठीक है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं भाई, हम आपको ज़्यादा पैसा तो नहीं देंगे लेकिन 5 गुना दे देंगे जितना आपको पहले मिलता था उससे। इससे ये हुआ कि रिकोज का जो है रोल खत्म हो गया बीच से। रिकोज जो बीच में मार्जिन लेते थे 10 गुने वाला, वो 5 गुना हो गया। वो जो आपके ब्रिक मेकर थे उनके लिए बेनिफिशियल हो गया कि उन्हें फिर भी 5 गुना मिल रहा है। और जो कंपनी जो ले रही थी इनसे ब्रिक्स, उसको आधे रेट में मिल गया। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आई वो रिकोज को आ गई। ठीक है। स्टिल फिर क्या होता है कि ठीक है, रिकोज वगैरह जो है वो ज़्यादा, मतलब वो हार जाते हैं इस लड़ाई में और वो कुछ कर नहीं पाते हैं फिर इसके बाद। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको समझ में आता है कि भाई ठीक है, इस तरह का जो है एक्सपोजर उसको मिलता है कि ऑपरेशन वर्सेस रेजिस्टेंस वाला। आगे बढ़ते हैं तो फिर होता है ये है कि वियतनाम का वॉर एंड हो जाता है। कम्युनिज्म का जो फियर है वो बढ़ता रहता है। जो अ, सोवियत संघ है, ठीक है, इनकी पावर बढ़ रही होती है। अब इन लोगों की सिंपल एक प्रोपेगेंडा होता है कि भाई अगर कोई भी बंदा अगर हमारे अगेंस्ट नहीं है तो ये कम्युनिज्म पे थोप के उसको मरवा उरवा देते थे। ठीक है। या उसके साथ जो भी करना होता था कर लेते थे दुनिया को बता के कि भाई ये हमारे खिलाफ था और वो कम्युनिस्ट हो रहा था। और कम्युनिस्ट को ये लोग ना काफ़ी बड़ा चढ़ा के बताते थे कि भाई स्टालिन की राह और इस तरह की चीज़ें, कि मतलब डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जिसमें कि लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता है, खुद ये भी नहीं चूकते थे डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भी। बट ये था कि इनका एक प्रोपेगेंडा था जिससे कि ये अपनी पावर को कंट्रोल करते थे लोगों के ऊपर। तो इन्होंने खूब वर्ल्ड बैंक प्लस यूएसएड डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने खूब अ, जो नैरेटिव को बेचा लोगों को। ठीक है। तो परकिंस को लगता था कि ये कंट्रीज को सेव कर रहा है, कि भाई ठीक है इनकी मदद कर रहा है, इनको डेवलपमेंट में पैसे देके। बट जो कहानी होती है वो ये होती है कि ह्यूज लोन्स जो उनको दिए जाते हैं देशों को, और जो यूएस की कॉरपोरेशन है उनको रिच किया जाता है। और जो कंट्रीज हैं वो डेट ट्रैप में फंस जाती हैं। फिर बाद में उन्हें या तो गवर्नमेंट, पपेट गवर्नमेंट लाके कंट्रोल लिया जाता है उनसे, और वो कुछ कह भी नहीं पाते, या नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह या जो भी उनके काम की चीज़ होती है वो ये वहाँ से निकालते रहते हैं, बेचते रहते हैं, मुनाफा कमाते रहते थे। ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है कि ये पॉवर्टी से निकल कर आया था। तो इसको सडनली वेल्थ मिलने से भी ना ये ट्रैप्ड फील करने लग गया था, क्योंकि इसको खुद गवर्नमेंट की तरफ से सारी फैसिलिटीज मिलती थी। ये होटल रूम में रहता था, बढ़िया बढ़िया दारू पीता था ये खुद, और हर तरह की चीज़ें जो थी इसको सुख सुविधाएं मिलते थे। और लग्जरी जो इसको था मिलता था। ठीक है। फर्स्ट क्लास ट्रैवल, पैसा, तो ये एक तरह से इसके लिए गोल्डन हैंडकप्स थे। तो जो ये सपने में जो डीलिंग्स करने लग गया था, नाइटमेयर्स जो इसको आते थे, तो उसमें क्या करता था कि जाता था डिक्टेटर्स के पास अलग अलग देशों के, और उसमें बोलता था कि भाई देखो ऐसा है, तुमको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो तुम्हारे साथ वही होगा जो मोसद्देक के साथ हुआ। ठीक है। आर्बेन्स के साथ हुआ, एलेंड के साथ, सल्वाडोर एलेंड के साथ हुआ, और लुमुम्बा डीएम। ठीक है। या तो इन्हें असैसिनेट करा दिया गया या इनको ओवरथ्रो कर दिया गया। खैर यूएस ने भी काफ़ी सरकारें गिराई, सरकारें बनवाई दूसरे देशों में। डील्स होती थी इनमें, वो क्या करता था, जो इसके रिलेटिव्स होते थे या फिर जो लोगों के रिलेटिव्स होते थे उनके थ्रू वो ब्राइब्स वगैरह दिलवा देता था उनको। ठीक है। तो जिससे कि चीज़ें ऑफिशियल भी ना हो और काम भी हो जाए। और यूएस की जो कॉरपोरेशंस होती थी उनसे वो इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट लेता था। और वो जो लोन्स मिलते थे सरकारों को, जो डिक्टेटर्स को वो ऑफर करता था, उसमें वो सीआईए प्लस वर्ल्ड बैंक जो था उनके पीछे रहती थी। ठीक है। वो बेसिकली हमें ऐसा लगता होगा कि कोई बैंक उन्हें ऑफर कर रहा है, बट होता वो गवर्नमेंट का रोल था यूएस की। मतलब ये सारा सिस्टम जो था वो पूरा नेटवर्क था इनका। और एक चीज़ और कह देते थे कि भाई अगर तुम मेरे को हमको मना करो तो जो जो जयकाल्स हैं वो आएंगे और वही करेंगे।
तुम्हारे साथ असैसिनेट या फिर ओवरथ्रो कर देंगे तुम्हारी सरकार को, तो पावर में रहना है तो हमारे हिसाब से चलो। तो छोटी कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा बड़ी कंट्रीज से पंगा भी नहीं लेती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई अपना जो चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो डर जाते हैं। और जो जैकाल्स होते हैं वो मोर देन द गवर्नमेंट होते हैं। वो नेटवर्क्स होते हैं, जैसे सीआईए हो गया, या फिर आपकी जो पावरफुल जो बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, उनका पूरा नेटवर्क होता है, सिस्टम बना रखा होता है उन्होंने, ठीक है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये जो पावर एलिट्स या जो ये नेटवर्क हैं सीआईए के, ये बने रहते हैं। दो तीन लाइन्स है जो जॉन पर्किंस इसमें लिखते हैं, जो कि मेरे को लगी कि शेयर करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइन्स। तो पर्किंस कहते हैं कि एवरीवन प्रॉस्पर्ड एक्सेप्ट द पीपल। जिनसे ये लोग टैक्स लेते थे कोई भी किसी भी देश में जाके, ठीक है, उनके अलावा सारे के सारे लोग प्रॉस्पर करते थे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी हार्ड लाइन है, ठीक है। ये कहते हैं कि बिग बिजनेस वाज द बिग विनर। और ये कहते हैं कि डेटर कंट्री पेज एवरीथिंग बैक प्लस इंटरेस्ट। होता ये था कि जो कंट्री जो डेट लेती थी वो वापस तो कर नहीं पाती थी, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह बेचती थी, बेचने के बाद कमाता कोई और था, ठीक है। ऊपर से इन पे कर्जा लदा ही रहता था, ठीक है। जो कॉरपोरेट्स या जो भी लोग इन्वॉल्व हो जाते थे, ठीक है, दूसरी कंट्री में आके यूएस से, उन लोगों को तो पैसा कमा लेते थे वो लोग, लेकिन जो लोग वहाँ के थे या जो वहाँ की सरकार थी उसको हो जाता था कर्जा। अब वो कर्जा हो जाता तो वो इंटरेस्ट के साथ भरते थे इन लोगों को, ठीक है। तो इससे क्या होता था, वो नहीं भी भर पाएंगे तो ये इन लोगों के लिए और अच्छा हो जाता था। इससे क्या था कि वो पूरा देश बेच देते थे उनका। फिर बाद में वहाँ पे सरकार भी अपनी लगा देते थे, ठीक है, जिससे कि कंट्रोल बना रहे। और जियो पॉलिटिक्स का एक ही रूल है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ये लोग कर रहे थे दबा के। तो हम कहानी के लास्ट में ये भी देखते हैं कि जो जॉन पर्किंस है वो समझता है कि भाई ठीक है, ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। वो वैलियम अल्कोहल और फियर ड्रिवन लाइफ जीने लग गया था। और उसको लगता था कि ज़्यादा लेट ना हो जाए, इससे पहले उसे रिफॉर्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में। बाकी अगला जो चैप्टर है उसमें हम जॉन जॉन पर्किंस की जो अर्लियर लाइफ है उसके बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा आपको रूबरू कराएंगे कि वो कैसे एक इकोनॉमिक हिटमैन बना, उससे पहले उसने क्या क्या जॉब्स करी, और उसकी पर्सनल लाइफ में कौन सी गर्लफ्रेंड्स रहीं या गर्लफ्रेंड ना रहीं, ठीक है, उसके पीछे क्या रीज़न थे, उसके किस तरह के दोस्त रहते थे, कैसे बड़े बड़े पावरफुल लोगों के बेटों के साथ उसका आना जाना और घूमना फिरना खास दोस्ती थी, और कैसे उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जिससे उसने शादी करी बाद में, उसके थ्रू एक एनएसए के एग्जीक्यूटिव से मिला वो, और ये जो रोल मिला इकोनॉमिक हिटमैन की जो अपॉर्चुनिटी मिली वो उस बंदे के थ्रू ही मिली।